लोथरमेयर वक्र के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो अब सावधानी से ढंग से पढ़ें, ठीक है। लोथरमेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य एक वक्र बनाया था। नाम से लग रहा है लोथरमेयर वक्र, वक्र का मतलब होता है ग्राफ। तो लोथरमेयर ने तत्वों के परमाणु भार, इधर तो परमाणु भार लिया था और इधर को क्या लिया था, परमाणु आयतन। इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाया था, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य, ठीक है। और वो ग्राफ इस तरह का था, आप बना चुके हैं लास्ट क्लास में, ऐसे ही होगा। लोथरमेयर ने जो वक्र बनाया था वो इस तरह का हमें मिला था, इस तरह का वक्र बनाया था इसने। इस वक्र में मैंने बताए थे, ये तो हैं शीर्ष, वक्र के क्या हैं, शीर्ष, ठीक है। वक्र के शीर्ष पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसने स्थान दिया था क्षार धातुओं को। आपने वक्र बनाया है, वक्र के शीर्ष में इनको स्थान दिया था। वक्र आपके पास बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लोथरमेयर ने वक्र के शीर्ष पर इनको स्थान दिया था। ये है क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में ये प्रथम वर्ग में उपस्थित हैं। कहाँ पर है, प्रथम वर्ग। आधुनिक वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 18 वर्ग हैं। वर्ग का आप मतलब तो आप जानते होंगे, खड़ी पंक्ति, सही है। तो वर्तमान आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। उसमें पहले वर्ग में हैं ये LI, NA, K, RB, CS, FR वगैरह, ये प्रथम वर्ग में हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं, क्षार धातु, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये अम्ल से क्रिया करते हैं, और जो अम्ल से क्रिया करता है वो कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय। जैसे Na की अभिक्रिया अम्ल HCl से कराएं आप, तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा H2, आप H2। तो ये सभी अम्ल से क्रिया करते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और धातु हैं। ये धातु मतलब कठोर हैं, चमकदार हैं, ऐसे इनमें गुण हैं धातुओं के, तो इन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु। तो आप लोथरमेयर वक्र में एक बात तो ये याद रखें कि लोथरमेयर ने अपने वक्र के शीर्षों पर किनको स्थान दिया, तो आप कहोगे किनको, क्षार धातुओं को। वो आपको दिख ही रही हैं, LI, NA, K, RB, CS, FR, ये क्षार धातु हैं जिनको लोथरमेयर ने अपने वक्र में शीर्ष पर स्थान दिया था। दूसरी बात सुने मेरी, अब इसमें दो तरह की भुजाएं हैं, एक तो आरोही भुजा है और एक अवरोही भुजा है, सही है क्या? अच्छा, ये अपन नीचे की ओर आमे, वक्र यहाँ से स्टार्ट है, सामने ध्यान देते रहो और बोले नहीं एक भी। यहाँ से अपन नीचे की ओर चलें, तो नीचे की ओर चल रहे हैं, तो ये भुजा कौन सी है, अवरोही। आरोही, आरोह शब्द आपने सुना होगा। आरोह का मतलब होता है चढ़ना और अवरोह का मतलब होता है उतरना। जब आप लिथियम से नीचे की ओर चलोगे तो उतर रहे हो, आप चढ़ थोड़ी रहे हो। ये कौन सी भुजा है, अवरोही। फिर ये कौन सी आएगी, आरोही। फिर ये कौन सी आएगी, अवरोही। ऐसे ये भी अवरोही है, ये भी अवरोही है, और ये भुजा भी कौन सी है, अवरोही। जो भुजा नीचे की ओर उतर रही है ये अवरोही भुजा है, ठीक है। अवरोही भुजा पर इसने क्षारीय मृदा धातुओं को स्थान दिया था। क्षारीय मृदा धातु कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दिख रही है ये है क्षारीय मृदा धातु। ये वर्तमान आवर्त सारणी जो है उसमें ये दूसरे वर्ग में है। मैं भी कह रहा था वर्तमान आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, तो ये जो अवरोही भुजा पर आपको जो ये तत्व दिख रहे हैं ये वर्तमान आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में उपस्थित हैं। क्लियर? हाँ मनोज जी, हाँ जी, हाँ आओ, मैं 9:30 पौने 10 छोड़ दूँ, 10 बजे आ जाऊँ, आओ।
हाँ ऐसा कर लो, 10 बजे आया हूँ मैं। ठीक, देखो इधर सामने देखो, ये तत्व दिख रहे होंगे आपको अवरोही भुजा पर। ये है बेरिलियम, इसके नीचे ये कौन सा है अगला, मैग्नीशियम। Ca कौन सा है, कैल्शियम। Sr स्ट्रोंशियम। Ba कौन सा है, बेरियम। और एक और होता है रेडियम। ये जो तत्व हैं ये वर्तमान आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में हैं और इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्तमान आवर्त सारणी में ये जो पहले वर्ग के तत्व हैं ये तो क्षार धातु हैं, और वर्तमान आवर्त सारणी में जो ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं ये हैं क्षारीय मृदा धातु। क्लियर। और ये इसने लोथर मेयर ने अपने वक्र में ये कहाँ रखे हैं, अवरोही भुजाओं पर। अवरोही भुजाओं पर। तो दो बात हो गई लोथर मेयर में जो आपको याद रखनी है। लोथर मेयर ने अपने वक्र में शीर्षों पर किसको स्थान दिया, क्षार धातुओं को। सही है। अवरोही भुजाओं पर किसको स्थान दिया, क्षारीय मृदा धातुओं को। अब आई आरोही भुजा, दिख रही होंगी ये आरोही बच रही है ना, इन पर इसने हैलोजनों को स्थान दिया। FCl Bri ये हैलोजन है। FCl Bri ये कौन है, हैलोजन। ये वर्तमान आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में है। वर्तमान आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 17वें वर्ग में है ये। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको बोलते हैं क्या, हैलोजन। हैलोजन का मतलब भी बताया था मैंने। हैलोजन, हैलो का मतलब होता है लवण और जन का मतलब होता है बनाने वाले। इनको हैलोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लवण बनाने वाले हैं। तुमने अधिकांश लवण सुने होंगे, जैसे NaCl, KCl है, तो तुम उनमें देखते होंगे कि लवणों में पीछे को आ रहा है हैलोजन। NaCl में Cl, KBr में Br है, AgCl में Cl। तो अधिकांश लवणों में हैलोजन होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लवणों का निर्माण कौन करते हैं, हैलोजन। तो ये तत्व लवण बनाते हैं, अधिकांश लवणों में ये उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या नाम से जानते हैं, हैलोजन, लवण बनाने वाले। अब देखो इधर से आप इधर की ओर जाओ तो आप एक बात देखोगे कि परमाणु भार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? देखो आपको पता होगा कि लिथियम का परमाणु भार सबसे कम होता है। लिथियम से अधिक परमाणु भार किसका होता है, बेरिलियम का। अरे जो परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम है वही क्रम किसका होता है, बढ़ता हुआ परमाणु भार का। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। तो लिथियम से अधिक परमाणु भार किसका होता है, बेरिलियम। लिथियम के बाद बेरिलियम है। अब बेरिलियम से अधिक परमाणु भार किसका होता है, फ्लोरीन का। नहीं होता क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो बेरिलियम से अधिक फ्लोरीन का है। फ्लोरीन से अधिक किसका होता है, सोडियम का। तो इधर से इधर जाओगे आप तो क्या बढ़ता जा रहा है, परमाणु भार। अच्छा, कैल्शियम के बाद जैसे ये कैल्शियम आएगा उसके बाद आप वर्तमान आवर्त सारणी में देखोगे कि कौन से तत्व भी आ जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी। जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वर्तमान आवर्त सारणी में कैल्शियम के बाद अपन पढ़े ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कैल्शियम के बाद ये चालू हो जाए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। और ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये हैं कौन, ये हैं संक्रमण तत्व, या कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को इसने कहाँ स्थान दिया है, अपने वक्र में, पैंदे पर, तल में। तो इसमें चार बात हो गई। लोथर मेयर ने अपने वक्र में शीर्ष पर किसको स्थान दिया है, क्षार धातु। अवरोही भुजाओं पर क्षारीय मृदा धातु, आरोही भुजाओं पर हैलोजन, जो वर्तमान आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में है, 17वें में। और कोई ये पूछ ले कि तल में इसका स्थान किसको दिया है, डी ब्लॉक के तत्व कह लो या संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये बातें हम आपने पिछली क्लास में ये वक्र तो बना लिया था,
वक्र तो मैंने बनवा दिया था, पर इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है ना, तो लिखो अब इसमें वक्र के नीचे लिख लो, लिखो लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार 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 व परमाणु आयतन के मध्य तत्वों के परमाणु भार व परमाणु आयतन के मध्य तत्वों के परमाणु भार व परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया जिसे लोथर मेयर वक्र कहते हैं। लोथर मेयर वक्र कहते हैं। आगे लिखो, इस वक्र के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इस वक्र के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। प्रमुख बिंदु निम्न हैं। लिख लिया? नंबर 1 डालो। वक्र के शीर्षों पर क्षार धातुओं वक्र के शीर्षों पर क्षार धातुओं कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो प्रथम वर्ग के तत्व। वर्तमान आवर्त सारणी में कौन से वर्ग के तत्व हैं ये? प्रथम। क्षार धातुओं कोष्टक में प्रथम वर्ग के तत्व। आगे लिखो, को स्थान दिया ठीक है। नंबर 2 लिखो, वक्र की अवरोही भुजाओं पर वक्र की अवरोही भुजाओं पर वक्र की अवरोही भुजाओं पर क्षारीय मृदा धातुओं क्षारीय मृदा धातुओं कोष्टक में लिख लो द्वितीय वर्ग के तत्व। द्वितीय वर्ग के तत्व लिख लिया? क्षारीय मृदा धातुओं द्वितीय वर्ग के तत्व को स्थान दिया। नंबर 3 डालो, वक्र की आरोही भुजाओं पर हैलोजन तत्वों ठीक है। कोष्टक में लिख लो वर्ग 17 के तत्व। हैलोजन तत्वों कोष्टक में कौन से वर्ग के तत्व हैं ये? 17 के। वर्ग 17 के तत्व को स्थान दिया। ठीक है। और नंबर 4 डाल लो, वक्र के तल में संक्रमण तत्वों हाँ जी खुल जाएगी यार, खुलेगी दुकान तो बस खुलवे वाली है, खुलेगी वो ना। संक्रमण तत्वों लिखो है ना तुमने? कोष्टक में लिख लो डी ब्लॉक के तत्वों। ये लिख रहा डी ब्लॉक के तत्वों। संक्रमण तत्वों कोष्टक में डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया। ठीक है। तो अपन कुल कितने वर्गीकरण पढ़ चुके हैं? 5 हो गए का?
तसल्ली से सुने। पहला लेबोसियर का वर्गीकरण, दूसरा डोबेराइनर का, तीसरा न्यूलैंड का स्टक नियम, चौथा पढ़ा हमने डी चान कोर्टाइज का, और पांचवा पढ़ा है लोथर-मेयरबर्ग। सही है का? अच्छा, अब आगे देखो, नंबर 5वां वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। छठवां वर्गीकरण देखो सामने, केवल ध्यान दे, सामने लिखे नहीं। हाँ, ध्यान सामने दें, अब कुछ नहीं लिखें और केवल ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। जो पढ़ाया जा रहा है ये पूछा और जाएगा संग की संग, क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहे हैं कि ये बातों में लगे पड़े हैं। पीछे वाले चारों खड़े हो जाओ, चारों उस कोने के, उस कोने के, जल्दी खड़े हो जा, जल्दी। टोपा वाला भी खड़े हो जा। तू नहीं, तू नहीं, तू बैठ जा इधर कोने के चारों, तू बैठ। या कोने में 4 दिख रहे? हाँ 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 हाँ, अपने बैगन उठाओ, यहाँ जा आ गए। या टोपा वाले की तो बात ही खत्म नहीं हो रही, जाने खाते छूटो ही। बहुत दिन में आपको यार दोस्त मिल गए पुराने, अब चक्कर ही है ना, आज पूरी बातें न कर ले जाए वो। कौन सा काम है? अरे कौन सा काम है तेरा? गांव पूछ रहा हूँ, नाम नहीं। सीताराम नंगला। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये भी एक वर्गीकरण ही है, क्योंकि हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है तत्वों को समूह में रखना। सिंपल भाषा में कहूँ तो तत्वों को किस में रखना? समूह। वर्ग जो होता है वो भी एक समूह ही होता है, और आवर्त जो होता है, आवर्त जानते हो ना, क्षैतिज पंक्ति, वो भी एक क्या होता है? समूह। वर्ग खड़ी पंक्ति है ना, तो खड़ी पंक्ति में अगर तत्व रखें तो वो भी एक समूह होगा, और क्षैतिज पंक्ति जो आवर्त होती है वो भी एक क्या होता है? समूह। और आवर्त सारणी में आपको पता है वर्ग भी होते हैं और आवर्त भी। आवर्त सारणी भी एक क्या होती है? वर्गीकरण, क्योंकि उसमें तत्व समूह में रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं वर्तमान आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, तो 18 समूह हैं। सही है। 7 आवर्त हैं तो 7 समूह ऐसे हैं, 8 समूह तो ऐसे हैं खड़े, और 7 समूह ऐसे हैं, तो ये भी तो एक समूह ही है उसमें। आवर्त सारणी का मतलब क्या है? इधर देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी से मतलब क्या है? मेंडलीव जो वैज्ञानिक था उसने तत्वों को एक सारणी में, सारणी जानते होंगे, जैसे मैंने ये बना दिया तो ये एक सारणी है, ऐसी होती है सारणी, समझ रहे? तो ये सारणी है एक। तो मेंडलीव ने क्या किया? एक सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, जैसे मान लो एक तत्व है ए, जिसका परमाणु भार सबसे कम है, तो उसको सबसे पहले रख दिया। ए से अधिक परमाणु भार मान लेते हैं अपन बी, जो अपनी ABCD है उसमें हम मान लेते हैं ए का परमाणु भार सबसे कम है, और लास्ट में जेड आता है, उसका परमाणु भार सबसे अधिक है। मान लो क्या दिक्कत आ रही है? तो मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से रख दिया एक सारणी में, और ये सारणी किस नाम से जानी गई? मेंडलीव की आवर्त सारणी। सही है। तो मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया। ये सारणी कहलाती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। एक बात और सुनो, मेंडलीव ने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो उसने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जैसे यहाँ पर कहूँ मैं, मान लो, अरे आज फोन ही ज़्यादा आ रहे हैं, क्या समस्या आ जाने। मान लो इधर
जैसे ये तत्वों को मैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा हूं, मान लो ए और डी के गुणों में क्या है, समानता, और डी और जी के गुणों में क्या है, समानता। तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है ना यहाँ पर। कितने अंतराल के बाद? 2 के बाद। ए, फिर 2 तत्वों के बाद फिर गुण में समानता आ गई, फिर 2 तत्वों के बाद फिर गुणों में से आ गई समानता आ रही है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद, 2 के अंतराल के बाद, इसमें बात कर रहा हूं, एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। मतलब गुण रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसका छोटा आकार, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, तो फिर गुणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब ऐसे चल रहा है, छोटा बड़ा बड़ा, फिर छोटा बड़ा बड़ा, फिर छोटा बड़ा बड़ा। तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो मेंडलीव ने भी यही देखा। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया और उसने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है, मतलब गुण रिपीट होते हैं। और यह मेंडलीव का क्या कहलाता है, आवर्त नियम। आवर्त नियम मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति। ये मेंडलीव का क्या है, आवर्त नियम। सही है, मेंडलीव का आवर्त नियम याद रह जाएगा। अपन इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था। मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यही है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति। आवर्ती फलन का मतलब यही होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति मिलना। आवर्ती फलन का मतलब है एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति मिलना। तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या चलती है, पुनरावृत्ति। तो मैंने 2 ही बात तो बोली कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया। ये सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। और दूसरा मैंने बताया तुम्हें मेंडलीव का आवर्त नियम, कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, गुण रिपीट होते हैं। यही कहा, अर्थात तत्वों के गुण परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। ये पढ़ा है तुमने सब पहले। सही है, तो पहले यहाँ तक लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। हेड डालो नंबर 6, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखो। इसमें मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया। एक सारणी में व्यवस्थित किया एक सारणी में व्यवस्थित किया। आगे लिखो, यह सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। यह सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, इसी में एक छोटी सी हेडिंग डाल लो नीचे, मेंडलीव का आवर्त नियम।
इसी में ये एक हेडिंग डाल लो छोटी सी, मेंडलीव का आवर्त नियम। लिखो इसमें मेंडलीव का आवर्त नियम, हेडिंग डाल दी इसमें। लिखो जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन हैं? अरे तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इधर देखो, कुछ बातें इस आवर्त सारणी की करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग थे। सॉरी इधर देखो, इधर पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 8। देखो इधर, जैसे मान लो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। वर्ग का मतलब आप जानते होंगे, खड़ी पंक्ति। सही है? कितनी पंक्ति हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप याद रखना, कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? 8। और इन वर्गों को रोमन संख्या में दर्शाया गया था। 1 2 नहीं, फर्स्ट सेकंड, मतलब ऐसे रोमन संख्या ये नहीं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे जो रोमन संख्या में दर्शाए गए थे। ठीक है? ये रोमन संख्या में लिख रहे ना ये अंक, 7 और 8। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। ठीक है? अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में एक वर्ग और जोड़ दिया गया, वो वर्ग था शून्य वर्ग। हाँ जी, ठीक है। आओ, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में एक वर्ग और जोड़ा गया, तो कुल वर्ग बाद में कितने हो गए? 9। और वो वर्ग कौन सा जोड़ा गया? शून्य वर्ग। अब कोई आपसे पूछे, देखो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी। तो आप कहोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? 8। और बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हो गए? बाद में कुल वर्ग कितने हो गए? 9। क्योंकि इसमें एक वर्ग और जुड़ गया, कौन सा? शून्य वर्ग। ठीक है? ये बाद में जोड़ा था वैज्ञानिकों ने। अब बात आई लड़कों के दिमाग में क्यों जोड़ा था। देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था। उत्कृष्ट गैस आप जानते होंगे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये कौन सी गैस हैं? उत्कृष्ट गैस। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैस हैं। समझ रहा है एक एक बात को? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इनको स्थान नहीं दिया था, तो बाद में वैज्ञानिकों ने एक शून्य वर्ग और बना दिया, और इस शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को क्या दे दिया? स्थान। क्लियर कर रहा है? तो इस शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। सही है मेरी बात? तो इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया था। कौन से वर्ग में? शून्य। तो बाद में ये वर्ग जोड़ा और इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। क्लियर? अच्छा,
मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त थे कितने? 7, 1 से लेके 7 तक। समझ गए होंगे आवर्त का मतलब, समझ गए? क्षैतिज पंक्ति। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक एक बात है, क्लियर कर रहा है? आवर्त कितने थे इसमें? 7 थे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात भी क्लियर हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव ने कुल 63 तत्वों को रखा। कई कई बुक में 65 भी मिल सकता है, कई में 63 भी मिल सकता है, तो आप 63 याद रखें। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई पूछे कि मेंडलीव ने कितने तत्वों को रखा था, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को रखा था? 63। सही है। अब अगली बात सुनो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ये 7 वर्ग थे, फर्स्ट से लेकर के 7th तक, 7 ही वर्ग होंगे ना, फर्स्ट से 7th तक 7 ही वर्ग होंगे। ये वर्ग प्रत्येक 2 उपवर्गों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में बटा हुआ था। सही है। प्रत्येक वर्ग कितने उपवर्गों में बटा हुआ था? 2 में। कहां तक? 7 तक। ये 8वां वर्ग उपवर्गों में विभाजित नहीं था, और एक शून्य वर्ग भी किस में विभाजित नहीं था? उपवर्ग, जो बाद में जोड़ा गया था। तो कोई पूछे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने उपवर्ग थे? 14। अरे 7 वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित थे, तो कुल उपवर्ग कितने थे? 14। क्लियर? अगली बार सुनो। जो ए उपवर्ग थे, कौन से उपवर्ग? ए। इनमें ढंग से क्लियर कर लेना, जो ए उपवर्ग थे इनमें वर्तमान आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक के तत्व रखे गए थे। ए उपवर्गों में तुम्हें पता होगा वर्तमान आवर्त सारणी जो है इसमें 4 प्रकार के तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। सही है। तो ए उपवर्ग जो थे इसमें, उसमें कौन से ब्लॉक के तत्व रखे गए थे? एस और, मतलब इसमें, यहाँ समझ गई मेरी बात है? ए उपवर्गों में एस और पी ब्लॉक के तत्व रखे गए थे, और बी उपवर्ग जो थे इनमें डी ब्लॉक के तत्व रखे थे इसने, है ना। और एफ ब्लॉक के तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया था। मतलब इसकी आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक के तत्व नहीं थे? एफ ब्लॉक। सही है। तो कोई पूछे ए उपवर्ग में कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस और पी के। और बी उपवर्गों में डी ब्लॉक के तत्व थे। क्लियर? तो इस तरह की ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, है ना। शून्य वर्ग को आप यहां भी बना सकते हो, और चाहे तो आप शून्य वर्ग को कहां भी बना सकते हैं? लास्ट में। सही है। अच्छा, जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने वर्ग हैं? वर्तमान, अरे यार सुने ही ना, पूरी लाइन है तो सुने ही ना है, पहले ही चालू हो जाए। वर्तमान आवर्त सारणी जो है, जो आपकी किताबों में देखने को मिलती है, उसमें कुल कितने वर्ग हैं? 18। अब मैं एक बात कहता हूं तो मैं ढंग से सुनो। तो जो वर्तमान आवर्त सारणी है वो इस मेंडलीव की आवर्त सारणी का ही बड़ा रूप है। देखना कैसे, देखो जो ये वर्ग थे पहले से लेकर के 7वें तक, इनमें 2-2 उपवर्ग थे, आपको दिख ही रहे। तो ये वर्तमान आवर्त सारणी में अलग अलग वर्ग बना दिए गए। तो यहां तक कुल कितने वर्ग बन जाएंगे वर्तमान आवर्त सारणी में? 14। अरे प्रत्येक वर्ग मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1 से 7 तक 2 उपवर्गों में विभाजित था। जब ये वर्तमान आवर्त सारणी बनाई गई तो प्रत्येक उपवर्ग को अलग अलग कर दिया, उसका पृथक वर्ग बना दिया। तो वर्तमान आवर्त सारणी में 14 वर्ग तो ये हो गए। सही है। और जो 8वां वर्ग था
इसके 3 वर्ग बना दिए वर्तमान आवर्त सारणी में। तो 14 और 3 कितने हो गए? 17, और एक शून्य वाला कितने? तो वर्तमान आवर्त सारणी में 18 वर्ग है ना। तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी को बढ़ा करके ही तो बनाया गया है वर्तमान आवर्त सारणी। जो इसमें उपवर्ग हैं वे सब वर्ग बना दिए। 8वां जो वर्ग था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, उसके वर्तमान आवर्त सारणी में कितने वर्ग बना दिए? 3, और शून्य वर्ग अब भी है ना। तो टोटल कितने वर्ग हो गए वर्तमान आवर्त सारणी में? 18। इसको ही बड़ा करके बनाया गया है वर्तमान आवर्त सारणी को। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बातें बताई तुम्हें, दोबारा सुनते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? बोल। 8। अच्छा, कुल वर्ग 8 थे, बिल्कुल सही है। बाद में इसमें एक वर्ग और जोड़ दिया गया, कौन सा? जिसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। क्लियर? अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7। आवर्त मतलब क्षैतिज पंक्ति कितनी थी? 7। तो बात क्लियर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों को स्थान दिया गया? 63 तत्वों को स्थान दिया गया। क्लियर? अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग उपवर्गों में विभाजित थे? 1 से लेकर के 7 तक 7 वर्ग, 2-2 उपवर्गों में विभाजित थे प्रत्येक, ए और बी। ए उपवर्गों में किसको स्थान दिया गया? एस और पी ब्लॉक के तत्वों को। और बी उपवर्गों में मेंडलीव की आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को स्थान नहीं दिया गया था। सही है, ये बातें बताई थी मैंने। ये क्लियर है यहाँ तक? पहले इनको लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे। आगे लाइन से लिखो, डायरेक्ट स्टार्ट करें लिखना। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। कुल 8 वर्ग थे जिन्हें रोमन संख्या में दर्शाया गया था। जिन्हें रोमन संख्या में दर्शाया गया था। ठीक है, लाइन बाई लिखते चलो, आगे लिखो। लिखो, बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाँ कमल, हाँ फिर 10 बजे तक आ जाएंगे। 10 बजे तक कह रहा हूँ। 10 ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ये बोलो मैंने, एक वर्ग और कोष्टक में लिख लो, कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग। एक वर्ग और कोष्टक में लिख लो शून्य वर्ग जोड़ा गया। शून्य वर्ग जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया गया। उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया गया। ठीक है, आगे लाइन से लिखो। मेंडलीव 10 कट्टा सीमेंट भेज दिया साहब। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 थे।
ठीक है, कुल आवर्त कितने थे? 7। और लिख लो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्वों को स्थान दिया गया। कुल 63 तत्वों को स्थान दिया गया। कुल 63 तत्वों को 63 स्थान दिया गया। ठीक है, आगे लिखो। लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में फर्स्ट से 7th तक, फर्स्ट से 7th लिख लोगे ना, ऐसे लिख ना, फर्स्ट से कहाँ तक? 7th तक। सही है, फर्स्ट से 7th तक प्रत्येक वर्ग, फर्स्ट से 7th तक प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित, प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों, प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित था। प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित था। क्लियर? आगे लिखो, ए उपवर्गों में, ए उपवर्गों में एस व पी ब्लॉक के तत्वों को एस व पी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया। एस व पी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया। आगे लिख लो, बी उपवर्गों में, बी उपवर्गों में बी उपवर्गों में डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया। डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया। ठीक है, अब सामने देखो, हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस तरह की थी। देखो ना सामने, अब यार ढंग से देखना है ना, एकदम चौक ही ना चलें। देखो इधर सामने, बोले नहीं एक भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको पता ही था कुल कितने वर्ग थे? 8। 1 2 3 4 5 7 हो गए का, और एक इसको भी बढ़ाऊं, इसको तो खराब हो रहा ब्लैक बोर्ड। कुल 8 वर्ग थे, और बाद में इसमें एक वर्ग और जोड़ दिया गया। कौन सा? 0। यह 0 वर्ग मान लिया, चलो ठीक है। तो कुल वर्ग कितने हो गए? 9। यहाँ से स्टार्ट है का, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 कहाँ पे आ गए? और एक बाद में कौन सा वर्ग जोड़ा गया? 0 वर्ग। अच्छा, आवर्त आपको पता ही था कितने थे? पहला इस तरह से है ना, कुल 7 आवर्त थे। सही है। आगे देखो, यार ब्लैक बोर्ड ही खराब है। थोड़ी सी देखते हैं कि किस तरह की थी आवर्त सारणी, जो हमारे दिमाग में ही क्लियर हो कि इस तरह की बनाई थी इसने। आपको पता ही है मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को, परमाणु सारणी बन गई, तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा था? परमाणु भार। सही है। और जो परमाणु भार का बढ़ता क्रम होता है वही परमाणु क्रमांक का होता है। और आपको ये याद ही होगा, सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम आएगा, ऐसे आएंगे ना। तो हाइड्रोजन को स्थान, अच्छा
ये वर्ग प्रत्येक 2 उपवर्गों में विभाजित थे क्या? कहां तक? 7 तक। ई तो ना हो ना 8वां, और ना ही 0 वर्ग। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला तत्व कौन आएगा? हाइड्रोजन। सही है। हाइड्रोजन के बाद अगला कौन सा आएगा? हीलियम। हीलियम यहां आएगा कि नहीं आएगा? अरे उत्कृष्ट गैस है ना, तो उत्कृष्ट गैस को कहां रखूंगा मैं? 0 वर्ग में। हालांकि मेंडलीव ने ये वर्ग नहीं बनाया था, पर बाद में इसकी आवर्त सारणी में जोड़ दिया गया था ये 0 वर्ग। तुम्हें पता ही था, मैं कह ही रहा था कि उत्कृष्ट गैसों को इसने स्थान नहीं दिया था। बाद में 0 वर्ग इसमें जोड़ा और वैज्ञानिकों ने, और उसमें उत्कृष्ट गैसों को इसमें रखा गया। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद अगला तत्व कौन सा आएगा? लिथियम। लिथियम यहां आएगा। ठीक है। लिथियम के बाद अगला तत्व कौन सा आएगा? बेरिलियम। ये बेरिलियम आ गया। मैं इन्हें ए उपवर्ग में रख रहा हूं, तुम ढंग से देखो तो, क्योंकि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। अरे कैल्शियम तक तो एस और पी ब्लॉक के तत्व में, कैल्शियम ते तो चालू हो। मैं थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि कैल्शियम के बाद ही तो चालू होते हैं कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। तो कैल्शियम तक तो एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो फिर तो मैं ए उपवर्गों में रखूंगा। बी में क्यों रखूंगा भाई? बी में तो डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर कौन आएगा? फिर फ्लोरीन, और फिर नियोन। नहीं जाएगा, ये खाली है, ये आगे बढ़ेगा, अभी खाली है। यहां तक क्लियर? अच्छा, नियोन के बाद सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन। अरे ऑर्गन नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम, चलो भाई पोटेशियम, फिर कैल्शियम। अब गड़बड़ चालू होगी। अब डी ब्लॉक के तत्व आएंगे का? ये तो सभी एस और पी के हैं। कैल्शियम के बाद कौन आएगा? स्कैंडियम। देख ले, डायरेक्शन चेंज कर दी है। बी उपवर्ग में आ गो, और परमाणु भार का बढ़ता ही क्रम चल रहा है ना। स्कैंडियम को मैंने कहां रख दिया है? बी उपवर्ग में। अरे परमाणु भार को बढ़ता ही क्रम चल रहा है ना। स्कैंडियम के बाद कौन आएगा? टाइटेनियम। देख मैं यहां क्यों रख रहा हूं ना, बी उपवर्ग में जा रहे हैं। सही है। फिर कौन आएगा? वेनेडियम। फिर कौन आएगा? क्रोमियम। आपको याद नहीं है, पर याद हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर मैग्नीज। फिर देख यहां में आपका तत्व आगे 3। जब तो वर्तमान आवर्त सारणी में आपको पता ही है, इस 8वें वर्ग के 3 वर्ग बनेगा। हम 3 तत्व आए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकेल के बाद आते हैं कॉपर और जिंक। देख कॉपर यहां आएगा और जिंक यहां आएगा। ठीक है, ये एक ही वर्ग है पूरा, कॉपर और जिंक। फिर उसके बाद कौन आएंगे? फिर आएगा गैलियम। ध्यान है का ना? पते आवर्त सारणी कभी देखी हो? जिंक के बाद यहां आएगा कौन? गैलियम। गैलियम एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए यहां रख रहा हूं मैं। सही है। फिर जर्मेनियम। थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह की थी आपको ये आवर्त सारणी। फिर आर्सेनिक। सही है। फिर सेलेनियम। फिर ब्रोमीन। सही है का? और ब्रोमीन के बाद कौन आ जाएगी? उत्कृष्ट गैस क्रिप्टॉन। सही है। तो ये पूरा एक वर्ग है ही, उस वर्ग नहीं, पूरा एक क्या है? ये आवर्त। अब क्रिप्टॉन के बाद फिर अगला वर्ग चालू हो जाएगा, अगला आवर्त चालू हो जाएगा। आवर्त नंबर कौन सा?
5वां। ठीक है, तो इसमें अब तक मैंने पूरी तो नहीं बना रहा हूं, पर यहां तक जहां तक मैंने आपको बनाई है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ए उपवर्ग है उसमें ए उपवर्गों में आप कहीं भी देख लो, इसमें ये सब तत्व कौन से ब्लॉक के हैं, या तो एस के या पी के। अगर मैंने कहीं भी इसमें डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया है तो डी ब्लॉक के तत्व ये हैं, देखो ये डी ब्लॉक के तत्व अगर मैंने कहीं भी रखे हैं तो ये कहाँ रखे हैं, इनको तो छोड़ो, ये मैंने बी उपवर्गों में स्थान दिया है क्या, सही है। तो इस तरह की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के हम एक तो गुण पढ़ेंगे और एक इसके क्या पढ़ेंगे, दोष। ठीक है, ये आवर्त सारणी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी चल रही है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पुराना रिजेक्टेड माल हो गया, ये तो केवल पढ़वे के काम आ रही है, कोई वर्तमान में यूज तो इसका हो ही नहीं रहा है। यूज तो किसका होता है, वर्तमान आवर्त सारणी का, सही है। तो इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे अब, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। तो ये हेडिंग डालो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। ठीक है, 2-3 गुण पढ़ेंगे। देखो इधर पहला गुण है, सामने ध्यान दो, पहले पूरे को समझ लो। ठीक है, सामने ध्यान, कुछ भी हेडिंग नहीं डालोगे, पहले देखो। पहला गुण है तत्वों की भविष्यवाणी। पहले समझो पूरी बात को। देखो, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, इसमें 2 क्रमागत तत्व, क्रमागत का मतलब समझ गए, जैसे स्कैंडियम थे हम फास्फोरस पे आए, ये क्रमागत तत्व हैं। क्रमागत मतलब जैसे खुद और खुद से अगला, वो कौन हो गए, क्रमागत। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में मैक्सिमम 3 का अंतर था। जैसे एक का परमाणु भार 2, तो अगले का परमाणु भार अधिकतम कितना, 5, 4.5 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में अधिकतम कितने का अंतर था, 3। मेंडलीव तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा था, और मेंडलीव देख रहा था कि 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में अधिकतम कितने का अंतर आ रहा है, 3। जहां भी उसे अंतर 3 से अधिक मिला, वहां उसका दिमाग क्या कहेगा, यार यहाँ बीच में कोई और तत्व और आना चाहिए। जैसे मान ले एक तत्व का परमाणु भार 15 और अगले को डायरेक्ट 20 मिल रहा है, तो बीच में यही तो कहेगा दिमाग कि यार अब तक तो सबन में अधिकतम 3 कोई अंतर है, और 15 के बाद डायरेक्ट 20 आ रहा है, तो दिमाग यही कहेगा कि बीच में एक तत्व और आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या। तो इस तरह से मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा इसमें, तो उसके मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में अधिकतम कितने का अंतर था, 3। जहां भी उसे अंतर 3 से अधिक मिला, वहां मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी कि बीच में एक तत्व और आएगा, सही है का। और घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी, एक तत्व और आएगा यहां, और इसका परमाणु भार लगभग इतना होगा। जैसे एक का परमाणु भार 15 है और अगले का 20 आ रहा है, तो कह दिया कि एक और आएगा, लगभग परमाणु भार लगभग 18 होएगा, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में अधिकतम 3 का अंतर था। जहां उसको अंतर 3 से अधिक मिल रहा है, वहां उसने सोच लिया कि बीच में एक तत्व और आएगा। तो इस तरह से मेंडलीव ने कुछ तत्वों की अपनी आवर्त सारणी की सहायता से कुछ तत्वों की क्या की थी, भविष्यवाणी, सही है। कौन कौन से तत्वों की भविष्यवाणी की थी, ध्यान है तुम्हें, एक का बोरन, बोरोन जान दो, इन्हें याद रखो, इनकी भविष्यवाणी की थी।
इन 4 तत्वों की, या एक का बोरॉन बोला है या एक का सिलिकॉन बोला है, उनने छोड़ो। ये 4 तत्व थे जिनकी इसने भविष्यवाणी की थी। एक तो गैलियम Ga, जिसकी यहाँ इसने खाली जगह छोड़ दी थी, तुम समझ गए होंगे, यहाँ खाली जगह छोड़ दिया ने, सही है। यहाँ घोषणा करी कि यहाँ कोई तत्व आएगा। एक स्कैंडियम, ये भी कहीं पा जाएगा तुम्हें। मेरे कहने का मतलब है, स्कैंडियम से जब वो टाइटेनियम पे गया तो उसको परमाणु भार का अंतर कितने से ज़्यादा मिला, 3 से। तो यहाँ जगह खाली छोड़ दी स्कैंडियम की जगह, यहाँ कोई तत्व आएगा, सही है। जर्मेनियम, ये भी दिग्गो होएगा। और एक है टेक्नीशियम, हालांकि इसमें नहीं है क्योंकि अभी तो और तत्व और भी तो बननी है आवर्त सारणी। तो इन 4 तत्वों की भविष्यवाणी की थी। गैलियम, Ga, Sc कौन सा है, स्कैंडियम, Ge जर्मेनियम और Tc टेक्नीशियम। ट्रिक से याद रखो तो याद रख लेना, गंगा से जमुना तक, ऐसे याद रखो तो ऐसे रख लेना। गंगा का मतलब Ga, से Sc, जमुना Ge और तक Tc, तो गंगा से जमुना तक। तो इससे इन 4 तत्वों को हम याद रख सकते हैं। ये 4 तत्व वे हैं जिनकी मेंडलीव ने क्या की थी, भविष्यवाणी, सही है, क्लियर। तो लिखते हैं, हेडिंग क्या डाली है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। नंबर 1 डालो, तत्वों की भविष्यवाणी। तत्वों की भविष्यवाणी, तत्वों की भविष्यवाणी, ठीक है। अच्छा लिखो इसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 2 क्रमागत तत्वों, 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में, 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में, 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में अधिकतम 3 का अंतर था। अधिकतम 3 का अंतर था। ठीक है, आगे लिखो, मेंडलीव को जहां भी, मेंडलीव को जहां भी 2 क्रमागत तत्वों, जहां भी 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में, 2 क्रमागत तत्वों के परमाणु भार में 3 से अधिक का अंतर मिला, 3 से अधिक का अंतर मिला, वहां उन दोनों तत्वों के मध्य, वहां उन दोनों तत्वों के मध्य मेंडलीव ने एक नए तत्व की भविष्यवाणी की। उन दोनों तत्वों के मध्य मेंडलीव ने एक नए तत्व की भविष्यवाणी की कि यहाँ एक नया तत्व आएगा। समझ गए मेरी बात है? अरे समझ रहे हैं ना? एक नए तत्व की क्या की? भविष्यवाणी। और आगे लिख लो, मेंडलीव ने गैलियम, कोष्टक में क्या लिखोगे? Ga, गैलियम कोष्टक में Ga, स्कैंडियम कोष्टक में Sc, जर्मेनियम कोष्टक में Ge, जर्मेनियम
कोष्टक में Ge व टेक्नीशियम, टेक्नीशियम कोष्टक में Tc, टेक्नीशियम कोष्टक में Tc। तत्वों की भविष्यवाणी की, तत्वों की भविष्यवाणी की। कॉफी में ऊपर लिखना चाहो तो इन ट्रिकें भी लिख लेना ऐसे बना करके, इन चारों को लिख करके बगल में गंगा से जमुना तक ऊपर लिख लो कॉफी में, जो याद रह गए ट्रिक से याद रह जाएंगे ये तुम्हें। ये 4 तत्व है ना, इनकी ट्रिक भी लिख लो, गंगा से जमुना तक। इन 4 तत्वों की क्या की थी भविष्यवाणी। ठीक है, अच्छा एक गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण है, देखो इधर समझना भाई, दूसरा गुण है इसका कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार। कुछ तत्वों के किस में सुधार, परमाणु भार में। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का दूसरा गुण, कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार। मतलब मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु भार जो पहले गलत चल रहे थे उनको सुधारा था। सुन रहे हो मेरी बात, कुछ तत्वों के किस में सुधार किया था, परमाणु भार में। परमाणु भार निकालने का तरीका ये होता है, मतलब परमाणु भार इस सूत्र से निकालते हैं। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार, देख लो इधर यूट पटांग सी चीज आ रही है तुम्हारे सामने, इनटू संयोजकता। परमाणु भार इस सूत्र से निकालते हैं। परमाणु भार का सूत्र होता है, परमाणु भार ज्ञात करने का सूत्र होता है तुल्यांकी भार इनटू संयोजक। जैसे जिस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है उस तत्व के तुल्यांकी भार में उस तत्व की संयोजकता का क्या करते हैं, गुना, तो उस तत्व का परमाणु भार आ जाता है। तो पहले परमाणु भार ऐसे निकाले जाते थे, तत्व के तुल्यांकी भार में तत्व की संयोजकता का गुणा करके। सही है। अच्छा, तुल्यांकी भार एक भार है, वजन, समझ रहे, तुल्यांकी भार एक वजन है। ठीक है, जैसे अपनी वस्तुओं के वजन को तो अपन किस में तोलते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। ऐसे परमाणु के वजन के लिए तुल्यांकी भार चलता था। तुल्यांकी भार जो एक वजन है, समझने की कोशिश करना। अच्छा, अब बात को सुनना, देखो इधर बात को समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये बेरिलियम था, इसके परमाणु भार में गड़बड़ थी। गड़बड़ क्यों थी, बेरिलियम का तुल्यांकी भार होता है, इन्हें आप आगे पढ़ोगे, अभी सबर रखो हर चीज की। बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना होता है, 4.5। इसको एक भार समझ लो तुम कि इसका भार है एक तरह से 4.5 तुल्यांकी भार। सही है। और बेरिलियम की संयोजकता पहले मानी जाती थी कितनी, 3। तो इसका परमाणु भार कितना आता था, गुना करना फटाफट, 13.5 आएगा का। अच्छा, बेरिलियम का परमाणु भार पहले कितना माना जाता था, 13.5, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार कितना है, 4.5, और इसकी संयोजकता कितनी मानी जाती थी, 3। ठीक है, तो इसका परमाणु भार पहले 13.5 माना जाता था, 13.5 आता था। अच्छा, गड़बड़ कहाँ थी कि बेरिलियम की संयोजकता वास्तव में 3 नहीं होती, बेरिलियम की संयोजकता होती थी कितनी, 2 होती है। संयोजकता क्या होती है, पहली बात तो यह समझो, संयोजकता बेर बेर में आ रहा हो शब्द। संयोजकता क्या होती है, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, संयोजकता को इतना समझ लो कि कोई तत्व जितने हैलोजनों से जुड़ता है उस हैलोजनों की संख्या को, कोई तत्व जितने हैलोजनों से जुड़ता है उन हैलोजनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे मैंने कहा, तुमने पढ़ा होगा NaCl, पढ़ो है,
तो सोडियम तो एक ही Cl जुड़ा है ना, तो सोडियम, कभी तुमने NaCl2 तो ना पढ़ा? सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1। कोई तत्व से जितने हैलोजन, हैलोजन ही तो है ये FCl कोई तत्व से जितने हैलोजन जुड़े हैं उन हैलोजनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहेगा? संयोजकता। अच्छा, तुमने पढ़ा होगा CaCl2। अब बताओ कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या था कि पहले बेरिलियम की संयोजकता कितनी मानी जाती थी? 3, BeCl3। पर वास्तविकता में BeCl3 होता ही नहीं है, BeCl2 होता है। तो बेरिलियम की संयोजकता वास्तव में कितनी होती है? 2। जब बेरिलियम की संयोजकता 2 होएगी तो यहाँ को परमाणु भार कितना आएगा? 9। तो मेंडलीव ने यहाँ को परमाणु भार सुधारो। पहले यहाँ को परमाणु भार मानो जावे कितनो? 13.5। गड़बड़ कहाँ थी? इसकी संयोजकता में। इसकी संयोजकता को पहले गलत 3 मानते थे। सही है? मेंडलीव ने इसकी संयोजकता सुधारी। इसकी संयोजकता 3 नहीं होती साहब, इसकी संयोजकता होती है 2। और जब 2 होएगी तो परमाणु भार कितना आएगा? 9 आएगा। सही है? मेंडलीव को इस तरह से मेंडलीव ने कई तत्वों के परमाणु भार में, अच्छा अब नू भी सोचते हैं लड़के कि मेंडलीव को कैसे पता लगो कि या की संयोजकता गलत थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या विशेषता थी? समझना बातों को, कि जो जितने भी ये वर्ग, एक ही वर्ग के तत्व हैं, इनकी संयोजकता समान थी। जैसे अभी कभी कह रहा था मैं, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। CaCl2 सुना होगा तुमने, MgCl2 भी सुना होगा तुमने। तो जब बेरिलियम यहाँ धरा हो तो यहाँ की संयोजकता भी तो 2 होनी चाहिए। वर्ग के गुण तो मैच करेंगे, एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है ना, तो वो तो खुद ही समझ गया बेरिलियम की संयोजकता 2 होनी चाहिए। 3 क्यों होगी जब बेरिलियम यहाँ रख रहा हूँ तो मैं? भैया कि वर्ग में यही तो खासियत है। तुमने ZnCl2 सुना होगा, Zn की संयोजकता भी 2, कैल्शियम की भी 2, Mg की 2, तो बेरिलियम की 3 तो गलत मान रखी है भाई। बाकी आवर्त सारणी में जितने भी वर्ग हैं, जैसे ये देखो तुम, HCl सुना होगा, LiCl सुना होगा, NaCl सुना होगा, KCl सुना होगा, CuCl भी होता है। तो यहाँ में 7 की संयोजकता कितनी है? 1। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में यही खासियत थी कि वर्ग में जितने भी तत्व थे उनकी संयोजकता क्या कर रही थी? मैच। अब बेरिलियम कोई ऐसा तत्व आएगा अजीब, समझ जाएगा यार यहाँ के में तो गड़बड़ है, कछु ना कछु। बेरिलियम की संयोजकता पहले कितनी मान रखी थी? 3, जबकि उसने देखा कि बेरिलियम की संयोजकता तो होती कितनी है? तो हम सुधार करो, और जैसी संयोजकता में सुधार करो वाने अपने आप उसका क्या चेंज हो गया? परमाणु भार। क्योंकि परमाणु भार तुल्यांक की भार में संयोजकता के गुणा से निकलता है। बात को समझने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? तो इस तरह से मेंडलीव ने कई तत्वों के परमाणु भार में भी क्या किया? सुधार, जिनकी संयोजकता गलत मान रखी थी पहले। सही है? अगर बेरिलियम यहां आता है तो इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग में संयोजकता क्या है? समान। बोरॉन की संयोजकता 3 होती है, BeCl3, AlCl3। समझ रहे मेरी बात? तो वर्ग में संयोजकता कॉमन थी, और वर्ग में संयोजकता जब कॉमन है, संयोजकता वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की एक जैसी है, तो बेरिलियम की संयोजकता होती कितनी है? 2 होती है। और पहले कितनी मान रखी थी? 3। तो परमाणु भार पहले गलत चल रहा हो, बाद में इसने इसके परमाणु भार में क्या कर दिया? सुधार। सही है? तो ये बात याद रखें। तो अब बात को एक बार सुनो पूरी को ढंग से। मेंडलीव ने, पहली बात मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अपनी हेडिंग तो ही हो जाएगी उस तत्वों के परमाणु भार में सुधार, है ना? फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे परमाणु भार ज्ञात करने का सूत्र। परमाणु भार बराबर तुल्यांक की भार इंटू संयोजकता। सही है? ये तो परमाणु भार ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब इसमें लिखेंगे नीचे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की सहायता से कुछ तत्वों के परमाणु भार में भी क्या किया? सुधार। जैसे फिर एग्जाम्पल लेंगे अपन किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम की संयोजकता पहले 3 मानी जाती थी, ठीक है? अतः इसका परमाणु भार कितना आता था? 13.5।
मेंडलीव ने बाद में बेरिलियम के संयोजकता में सुधार किया। बेरिलियम की संयोजकता 3 के स्थान पर कितनी होती है? 2। तो बाद में इसका परमाणु भार मेंडलीव को कितना प्राप्त हुआ? 9। इस तरह से मेंडलीव ने बेरिलियम के परमाणु भार में क्या किया? सुधार। तो ये सब बातें लिखनी है अपन को, लिखते हैं। चलो नंबर 2 डालो, कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार। कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार। कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार। डाल दिया? लिखो इसमें पहले तो यह लिखो, परमाणु भार ज्ञात करने का तरीका या ज्ञात करने का सूत्र। नीचे लिखो इसमें परमाणु भार ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, सूत्र लिख लो। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। सही है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। ठीक है, आगे लिखो इसमें मेंडलीव ने, न स्पीड से लिखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की सहायता से कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया। कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया, जैसे बेरिलियम। तो बेरिलियम के लिए Be लिख लो केवल, परमाणु भार में सुधार किया। जैसे बेरिलियम Be का तुल्यांकी भार कितना होता है? लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर। बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 होता है। 4.5 होता है। आगे लिखो, इसकी संयोजकता पहले 3 मानी जाती थी। इसकी संयोजकता पहले कितनी मानी जाती थी? 3 मानी जाती थी। अतः बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। समझ गए होंगे कैसे आ रहा हो 13.5? अतः बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। ठीक है, आगे लिखो, बाद में मेंडलीव ने बेरिलियम की संयोजकता में सुधार कर इसे 3 से 2 कर दिया। 3 से 2 कर दिया, जिससे बेरिलियम का परमाणु भार सुधर कर कितना प्राप्त हुआ? 9। परमाणु भार सुधर कर 9 प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो 2 तो ये गुण देख लिए, एक गुण और बताया मैंने अभी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या विशेषता थी? कि वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान थी। ध्यान है का? इतने जल्दी भूलो? संयोजकता ध्यान है। किसी तत्व से जुड़े हैलोजनों की संख्या। एक और डाल लो, डायरेक्ट लिख लो नंबर 3 डाल के। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रमुख विशेषता यह थी कि, नंबर 3 डायरेक्ट लिख लो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रमुख विशेषता यह थी कि वर्ग में उपस्थित
वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान थी। सभी तत्वों की संयोजकता समान थी।